अच्छा, अच्छा, सब फर्टिलिटी की जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, उसके अंदर देखो जब भी पेशेंट होगी, उसमें आपने जो बेसलाइन मांगनी है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लीस्ट इंटरवेंशन वाली चीज। क्योंकि देखो इसके अंदर तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन भी आ जाती है, जैसे कि लेप्रोस्कोपी, जो कि एक इंटरवेंशनल एक 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 इंटरवेंशन वाली इन्वेस्टिगेशन है। So you will start with the husband semen analysis, which is the least intervention wali cheez and the easiest thing to be done. So you start with the husband's report, and then you start with the ultrasound, right? Patient ka ultrasound, and then you can ask for uska FSH, LH and prolactin. अब किस किस में एफएसएच मांगना है, किस में नहीं मांगना, आपने हर सब फर्टिलिटी के पेशेंट में एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन मांगना है। वो इसलिए मांगना है क्योंकि बेशक अगर रेगुलर, देखो इरेगुलर के अंदर तो बन ही जाती है कि मांगना है। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि या तो पीसीओ या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो चलो एफएसएच, एलएच मांग लेंगे और प्रोलैक्टिन उसके इरेगुलर पीरियड्स को चेक करने के लिए। लेकिन जिसके अंदर रेगुलर पीरियड्स हैं उसके अंदर भी मांगना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें देर आर लाइक 5% केसेस जिसके अंदर रेगुलर पीरियड्स हों लेकिन एफएसएच, एलएच कुछ डिरेंज हो सकता है, यानी कि एन ओवुलेटरी साइकिल्स हो सकती हैं डिस्पाइट रेगुलर पीरियड्स। सो उसके अंदर आप एफएसएच, एलएच कराते हो। सो आपने हर सब फर्टिलिटी के केस में एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन मांग लेना है। और अब ये मुझे कौन बताएगा कि थायराइड फंक्शन टेस्ट मांगने की नहीं? यस मैम, मानेंगे ना 10% जो है सब क्लिनिकल थायराइड, जी हाइपोथायराइड बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसलिए आप थायराइड फंक्शन टेस्ट मांग लोगे। और आपने क्या मांगना है? ट्यूबल टेस्ट क्या मांगोगे? डॉक्टर प्रोलैक्टिन का मांगेंगे या नहीं? क्योंकि प्रोलैक्टिन का थोड़ा सा वो है ना कि साइन सिम्टम्स होंगे तो मांगेंगे। फिर भी मांग लो। पता है क्या, इट्स अ पार्ट, सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस। इस वजह से क्योंकि पीसीओ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, और कई दफा किसी भी फॉर एनी रीजन प्रोलैक्टिन थोड़ा ज्यादा हो सकता है और वो एन ओवुलेशन कॉज कर रहा होता है। सो इफ यू आर आस्किंग फॉर एफएसएच, एलएच, देन यू विल आस्क फॉर प्रोलैक्टिन एज वेल। ठीक है। और इस वजह से साथ ही आप थायराइड भी मांग लोगे। और ट्यूबों के लिए क्या मांगोगे? नहीं, टेस्टोस्टेरोन किसी ने पूछा मांगेंगे या नहीं? वो नहीं मांगेंगे हर एक। क्यों मांगोगे टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन नहीं मांगना। और टेस्टोस्टेरोन तो आप उसमें मांगोगे जिसमें आपका हर्सिटिज्म सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, और क्या मांगोगे? स्टेरोसल्पिंगोग्राम मांग मैडम लो। ट्यूब्स के लिए स्टेरोसल्पिंगोग्राम। बिल्कुल ठीक है, इसलिए ट्यूब्स क्योंकि के लिए आपके पास इजीली अवेलेबल है हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम, इसलिए आप वो मांग लोगे। लेकिन आपके पास जो है, अगर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इजीली अवेलेबल है तो आप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो भी मांग सकते हो। उसकी वजह ये होती है कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो वही है एक तरह से ना, ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए। क्योंकि अगर एचएसजी पे गलत रिपोर्ट आ जाए तो फिर आपका वो भी वो आ जाता होता है, क्या कहते हैं, तो इसलिए फिर आप लेटर ऑन कर सकते हो। लेप्रोस्कोपी करना होता है। डे 21 प्रोजेस्टेरोन मांगोगे या नहीं? देखो डॉक्टर, ये तो हर साइकिल में डिफरेंट होता है ना सीरम प्रोजेस्टेरोन तो, मैं ये इसलिए बताने लगी, रिलायबल ये नहीं होता। डॉक्टर ज़नेरा का। देखो ज़नेरा, जो डे 21 प्रोजेस्टेरोन है ना, इस टेस्ट का नाम डे 21 प्रोजेस्टेरोन नहीं है, इसका नाम है डे 21 प्रोजेस्टेरोन एंड 28 डे साइकिल। आपने एक हफ्ता पहले वाला प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिग्निफिकेंट होता है फॉर ओव्यूलेशन। तो आपने से कहना है कि डे 21 प्रोजेस्टेरोन एंड 28 डे साइकिल। और इफ इट इज नॉट 28 डे साइकिल, फिर क्या करोगे? मैडम इरेगुलर साइकिल होगी तो वो कंसेक्यूटिव डेज से करते हैं ना, है? तो क्या करोगे? कंसेक्यूटिव डेज का वन अल्टरनेट डे पे। हाँ, ऑल्टरनेट डे पे सीरियल कराओगे। जी जी जी। ठीक है ना? तो वो इस तरीके से हो जाएगा। गुड। तो ये इन्वेस्टिगेशंस आप मांगोगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबा, अल्टरनेट डे पे कब से शुरू करवानी है 3 लेवल? सॉरी जुनैरा, आपकी आवाज नहीं सही आई, क्या कह रहे हो? मैडम 3 लेवल्स कब तक अल्टरनेट डे पे करवाने तब, हाँ हैं? समझ आ गया मुझे। अल्टरनेट डे पे आप तब कराते हो ये सीरियल प्रोजेस्टेरोन, जब आपको साइकिल के प्रोलॉन्ग साइकिल हो विच इज मोर देन 28 डे, और या तो फिक्स साइकिल है 30 डेज का, फिर आपका 23rd डे प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इन अ 30 डे साइकिल। अगर आपका प्रोलॉन्ग साइकिल है बट इट इज नॉट फिक्स्ड एंड पेशेंट सेल्फ डजंट नो, कई दफा प्रोलॉन्ग होता है, कई हफ्ते बाद आते हैं, बट नॉट फिक्स्ड एग्जैक्टली कि इतने ही डेज का साइकिल है, तो फिर आप सीरियल कराते हो ये डे 21 प्रोजेस्टेरोन फॉर अ वीक और सो। उसकी वजह ये है कि फिर उसमें फिर डिसाइड हो जाता है, यू गेट द डे जो आपको चाहिए होता है। ओके, थैंक यू मैडम। और मैं डॉक्टर रुबा ये भी बताइएगा कि एक पेशेंट है वो बताती है कि उसकी इनफर्टिलिटी है 12 इयर्स की,
और उसकी हाँ अपनी वो पेशेंट ओबीस भी है और सारे उसके सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, वो खुद अपने मुंह से बता रही है। और उसने उसके हस्बैंड का एजोस्पर्मिया है। जब उसने अपने हस्बैंड का एजोस्पर्मिया बता दिया और वो खुद एचएमवी के साथ आई हुई है, तो हस्बैंड का जो मेल फर्टिलिटी वाला है वो तो यूरोलॉजिस्ट ही डील करेगा ना एजोस्पर्मिया को। हाँ, बात तो चलो ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि आपको थोड़ी मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको कुछ एक तो हिस्ट्री के पॉइंट्स आने चाहिए कि उसका एजोस्पर्मिया तो क्यों है। थोड़ी जी। सी आपको इन्वेस्टिगेशन इन अ पॉइंट कि आपके हस्बैंड सीमेन एनालिसिस मांगोगे, अगर उसके अंदर उन्होंने एजोस्पर्मिया दे दिया तो यू कैन आस्क फॉर अनदर रिपोर्ट। एक रिपोर्ट पे हम नॉर्मली डिक्लेयर नहीं करते। अगर वो वाकई एजोस्पर्मिक है, यू शुड नो अ बिट अबाउट एफएसएच एलएच एंड आल्सो बिट कि अब फर्दर उसको क्या करना है। यस, यू विल इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन दिस, और लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि उसका जो टेस्टिकुलर स्पर्म जो बायोप्सी से निकालते हैं स्पर्म एस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उस तरीके से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है और उससे क्या चांस है इक्सी का, या बिल्कुल ही नहीं है तो फर्दर ऑप्शंस आप क्या पेशेंट को बता सकते हो। मैडम उसके 3 हुए हुए थे पहले सीमेन एनालिसिस के ना सैंपल, उसके 12 साल में 3 दफा हुए थे। और वो कहती है कि उसने कि शादी से पहले का करवाया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा क्यों करवाया था, तो कहती है कि वो कोई जॉब के लिए, एज पर पेशेंट वट एवर। लेकिन ये कि उसने इस तरह कहती थी पहले जब करवाया था तब थे अकॉर्डिंग टू हस्बैंड, लेकिन बाद में 3 करवाया तो नहीं है। और इसका तो मैडम उसमें वो जो तीसरा वाले टेस्ट है उनके बारे में वो पूछ सकते हैं कि आपके जी बिल्कुल। लेकिन मैडम वो हम तो नहीं डील करेंगे ना, उनको ये डील बता तो नहीं देंगे। करते ऑफ कोर्स, बट थोड़ा सा इसलिए आइडिया होना चाहिए क्योंकि जब क्लिनिक पे या ओपीडी में आपके पास पेशेंट आए तो यू शुड एटलीस्ट टेल हर कि इसमें फर्दर आगे ये ऑप्शंस होती हैं और उसमें ये चांसेस हैं। इस तरह के केस में जो मैडम जब हस्बैंड एजोस्पर्मिक है इस तरह और पेशेंट एचएमबी के साथ आई है, लेकिन टेम्पलेट इसमें भी इनफर्टिलिटी का ओपन होगा इस केस में भी। एचएमबी देखो, साथ हमने डील तो उसके एचएमबी को भी, अब इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स आ गए ना। उसको एचएमबी है, मे बी फाइब्रॉइड या जो भी उसको हो, एडिनोमायोसिस या जो भी, तो उसके एचएमबी को तो हमने अच्छी सर्वाइकल तरह, फाइब्रॉइड है। इसकी तरह काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें आपने पूरे एचएमबी को भी रूल आउट करना है, आपने हस्बैंड का भी रूल आउट करना है, देन इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी हो जाएंगी। मैनेजमेंट में आपने फीमेल को अलग डील करना है और मेल को। कई दफा होता है कि फीमेल का फाइब्रॉइड होता है बट उसका हस्बैंड एजोस्पर्मिक होता है, तो यू डोंट नीड टू हरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल टिल के आपको मेल की तरफ से पहले पता ना चल जाए कि उसका क्या फ्यूचर है। उसकी वजह ये है कि क्या फायदा उस फाइब्रॉइड को निकालने का जो अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक है, और लेकिन पेशेंट फर्टिलिटी के लिए कराना चाह रही है और आगे से मेल ये एजोस्पर्मिक है। ठीक है ना, तो उस सिनेरियो को जरा तरीके से देखना होता है। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अरूबा एक और बात बता दें, ये जो अनएक्सप्लेन्ड हम लेबल करते हैं तो क्या उसमें लेप्रोस्कोपी भी जब तक हम ना नहीं करेंगे तब तक वो एंडोमेट्रियोसिस को भी रूल आउट साथ करना होगा, मतलब तमाम कॉजेज जो है उसके रूल आउट होंगे तब अनएक्सप्लेन्ड देखो, लेबल होगा। लेप्रोस्कोपी आपने सब फर्टिलिटी में अनएक्सप्लेन्ड को लेबल करने के लिए नहीं करनी। लेप्रोस्कोपी आपने सिर्फ ट्यूबल पेटेंसी के लिए करनी है। अगर एचएसजी पे ट्यूबें पेटेंट आ गई हैं तो वो कॉज खत्म हो गई। अगर एचएसजी में कहीं ब्लॉकेट आ रहा है तो आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हो। If tubes are patent, ovulation is good, husband semen analysis is fine, इस तरह ये सब कुछ ठीक है, तो she can be labeled as an unexplained subfertility after a certain period of unprotected intercourse. But अगर एच एस लेप्रोस्कोपी सिर्फ तब करनी है जब उसका एचएसजी में कोई एब्नॉर्मेलिटी है। अगर ट्यूबें पेटेंट हैं तो वो अनएक्सप्लेन में आ गई है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम। मैडम अगर किसी का 21 डेज का साइकिल है स्टार्ट से ही, या किसी का 35 डेज का साइकिल है, तो उसको हम रेगुलर साइकिल में ही लेंगे या हम कह सकते हैं कि वो, देखो रेगुलर ही साइकिल होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 28 to 30 डेज साइकिल प्लस माइनस 7 डेज होता है, राइट। तो विच ये होता है नॉर्मल साइकिल की एक रेंज, तो उसके अंदर 21 और 35 दोनों नॉर्मल में आते हैं। ठीक है मैम। और किसी को एक दफा जैसे साइकिल उसको 27 डेज के बाद ही आता था, लेकिन एक एपिसोड हो गया उसमें 21 डेज के बाद आया है, तो उसमें भी हम रेगुलर ही कंसीडर हाँ करेंगे ना? रेगुलर ही है, हाँ वो अगला ठीक आ जाएगा। उसको आप एकदम से लेबल नहीं कर दोगे कि वो से मोर फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गए हैं कुछ ऐसा। प्लस माइनस 7 डेज में नॉर्मल होता है।
और मैडम जैसे ये कह रहे हैं कि जो हमने डे 21 का जो प्रोजेस्टेरॉन है 28 डेज साइकिल वाला वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जिनको इरेगुलर साइकिल है उसमें आपने यही कहा ना कि अगर किसी को जैसे ड्यू डेट है फॉर 60 डेज बाद साइकिल आता है किसी को, 60 डेज में जब 7 डेज रह जाएंगे तो उसमें हम हर अल्टरनेट डे करवाएंगे प्रोजेस्टेरॉन, ये कहा है आपने? हाँ जी बिल्कुल, अगर किसी का फिक्स्ड डे साइकिल है तो आपने उसके अंदर 7th डे पहले पीरियड्स के स्टार्ट होने से 7 डे पे अल्ट्रासाउंड कराना है, वो क्या कहते हैं डे 21 प्रोजेस्टेरॉन कराना है। ठीक और कह मैडम रहे हो। अगर किसी का टोटली इरेगुलर है तो उसको हम फिर प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज दे के उसके बाद जब उसको पीरियड्स आ जाएंगे फिर उसके 21 डे पे करवा सकते हैं? और नहीं, किसका नहीं? 21 डे पे नहीं करा सकते ना। देखो जिसको आप प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज दे के कर रहे हो वो तो वैसे ही इरेगुलर साइकिल है, उसमें तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच कि वो ओवुलेशन होएगी, वो तो एन ओवुलेटरी के उसमें आ जाता है। लेकिन इवन इफ यू वांट टू चेक कि वो ओवुलेटरी है या नहीं, आप उसको अब देखो ना, उसको आप विड्रॉल आपने ब्लीड कराई है, उसके बाद आप उसको 21 डे के बाद से उसके सीरियल कराई जा रहे हो प्रोजेस्टेरॉन। इट कैन बी एन ओवुलेटरी साइकिल एज वेल, लेकिन अब पता नहीं नेक्स्ट साइकिल उसको आना है कि नहीं आना। जी मैम, तो इसमें हम करवाते रहेंगे और फिर जब पीरियड्स आएंगे तो उसके हिसाब से हम टैली कर लेंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर प्रोलॉन्ग साइकिल है या इनफ्रीक्वेंट साइकिल है उसमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, और बताएं। आप लोग केसेस ज्यादा से ज्यादा रेडी रखा करो और प्रेजेंट इसलिए किया करो क्योंकि जितना बोलोगे, जितना वैसे तो क्वेरीज भी आप लोगों की बहुत अच्छी होती हैं, जितना बोलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वही चीज आपके काम आएगी। जो सबसे ज्यादा केसेस प्रेजेंट करता है और सबसे ज्यादा गलतियां करता है और डांट खाता है वही पास होता है, याद रखना मेरी बात। और बताओ कोई डॉक्टर क्वेश्चन। रिपोर्ट, जी डॉक्टर जनारा। रिबा, ये जो मैडम ये जो प्रेगनेंसी ड्यूस हाइपरटेंशन है, हम लोग 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन कलेक्शन करते थे। अब ये लोग कहते हैं कुछ कि आप प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो मांग रहे हैं, तो उसमें क्या मांगना है? क्या चीज? मैडम वो जो पीआईएच के अंदर यूरिन, जी देखो, जी, एक चीज मेरी बात याद रखो, एग्जाम के अंदर जो आप प्रैक्टिस करते रहे हो अपने ट्रेनिंग में, जो हॉस्पिटल्स में करते रहे हो, आपने वही करना है। अगर आप उसका यूरिन एल्ब्यूमिन करा के फिर आप 24 आवर्स मांगते रहे हो तो आप वो करो। यूरिन स्पॉट करते रहे हो वो करो। अगर आप वो क्रेटिनिन ये एल्ब्यूमिन वाला रेशो का कुछ करते रहे हो वो करो। यू डोंट नीड टू गेट इनटू समथिंग विच इज न्यू फॉर यू, क्योंकि 24 आवर्स यूरिन एल्ब्यूमिन या यूरिन प्रोटीन की जो सेंसिटिविटी है वो भी कम नहीं है। अगर आपको वो सिमिलरली, इसी तरह जिस तरह आप डायबिटीज मैनेज करते रहे हो आप उसी तरह करो। एग्जाम इज नॉट अबाउट थ्योरी, एग्जाम इज योर वाइवा इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच, विच इज जो आप करते रहे वो गलत नहीं करते रहे अपने डिपार्टमेंट्स में। अब जिसका हम लोग 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन करते थे, तो मैं एग्जाम में जाके बोल दूं कि मैंने सारे इसी तरह हॉस्पिटल्स ही 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन करते हैं। एक और बात ठीक मैंने है। आपसे पूछनी है डॉक्टर रिबा, हाँ हाँ। ये पोस्ट मेनोपॉजल लेडी सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने देखी कल, उसमें जो उनकी हिस्ट्री थी पोस्ट मेनोपॉजल में, वो लोअर ठीक है। एब्डोमिनल पेन की थी, और वो भी पास पिछले 3 मंथ से थी उनकी, कि उनको पेन शुरू हुई। बहुत उसकी शॉर्ट हिस्ट्री थी, पेन 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 यही था सारा। और फीलिंग ऑफ मैथ एब्डोमिन जब एग्जामिन किया तो वो 24 वीक साइज का रिस्ट्रिक्टेड मैथ था, और 24। इतना बड़ा मैथ, अपने 24 वीक साइज का मैथ था और ठीक बड़ा है। प्रोमिनेंट मैथ था। और लॉस ऑफ वेट की भी पेशेंट हिस्ट्री दे रही है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से वो टोटली ना मेलिग्नेंट ओवेरियन लग रही थी सारा कुछ मुझे। तो मैं उसको ठीक सारा है। उसी तरह मैनेज किया। जब मैंने एंड में अल्ट्रासाउंड खोला है तो मैडम हाँ पोस्ट हाँ। मेनोपॉजल लेडी का अल्ट्रासाउंड, उन्होंने उसमें फाइब्रॉइड दिए हुए थे। तो वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन से वो टोटली मेलिग्नेंट ओवेरियन की तरफ था, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड और साथ लिखा ठीक हुआ है। था कि सीटी और इसके ट्यूमर मार्कर्स का कोरिलेशन। तो मैं एग्जाम में अगर मैं इसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इस तरह करूँ, वो मुझे प्रोविजनल पूछेंगे तो मैं प्रोविजनल बता दूं कि मेरा प्रोविजनल ओवेरियन है, और जो ठीक कि है। मोस्ट लाइकली वो मैलिग्नेंट है। तो मुझे ठीक है। मैनेजमेंट में जब मुझे अल्ट्रासाउंड देंगी तो उसमें उन्होंने मुझे फाइब्रॉइड दे दिया, तो क्या ये मेरा केस फेल है? नहीं, देखो मेरी बात सुनो ना जुनैरा, द थिंग इज के बात ये नहीं होती कि जो फाइल एग्जामिनर के सामने पड़ी है उस पे क्या लिखा है। बात ये होती है कि जो आपने सवाल पेशेंट से पूछे हैं,
स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की 2-3 लाइनें इसीलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एक्चुअली बता देता है एग्जामिनर को कि कैंडिडेट ने क्या डायग्नोसिस सोचा है या बनाया है। तो जब आप वो करती हो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछते हो तो थोड़ा सा डीडी का पता लग जाता है। मोस्टली जो आपके यूट्राइन अनोमलीज होती हैं, यानी कि यूट्राइन पैथोलॉजी होती है जिसके अंदर फाइब्रॉइड, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमायोसिस, इवन सर्वाइकल एज वेल, वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। जो मोस्टली एडिनेक्सल या ओवेरियन होते हैं वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट नहीं करते, वो प्रेजेंट करते हैं मैस के साथ। एंड देन द एज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। मीनोपॉजल पेशेंट के अंदर आप फाइब्रॉइड किसी सूरत डायग्नोसिस में नहीं आते, अगर वो ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट करे और आप यूट्राइन पैथोलॉजी सोच रहे हो तो आपके माइंड में पहले हाइपरप्लेजिया या मेलिग्नेंसी ज्यादा आएगी इंस्टेड ऑफ अ फाइब्रॉइड, बिकॉज यस यू आर राइट ज़ुनैरा कि फाइब्रॉइड इन अ मीनोपॉजल पेशेंट बड़ी अनलाइकली चीज है। So your presenting complaint actually shows कि आप क्या आपके माइंड में है उस पेशेंट को लेकर। देन उसके बाद जब आप सारी HOPI ले लेते हो, उसके बाद ये तो हो गई हिस्ट्री। हिस्ट्री से कुछ माइंड में आ गया डायग्नोसिस के, क्योंकि ये पेशेंट मैस के साथ है एंड शी इज मेनोपॉजल, सो प्रॉब्ली शी इज नॉट हैविंग अ fibroid at least, and or maybe she's not having a uterine pathology because she has mass and she doesn't have bleeding। फिर आप करते हो एग्जामिनेशन। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ब्लीडिंग नहीं है लेकिन उसके अंदर आपका वो है, क्या उसे कहते हैं, मैस है, बट जब आप एग्जामिन करते हो और एग्जामिनेशन पे यू थिंक that the lower limit is not reachable, it is mobile, it's moving with the uterus, adnexa you find that they are clear, but there is clearly a mass which is in the uterus। फिर थोड़ी सी आपको हो जाता है कि how can it be fibroid, how can it be an adnexal mass, क्योंकि adnexa तो मुझे क्लियर मिल गई, वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकती है। सो योर डीडी और योर डिफरेंशियल या योर अल्टीमेट डायग्नोसिस शुड डिपेंड ऑन योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। सो अब कंफ्यूजन तब है जब वो आपको हिस्ट्री में ब्लीडिंग नहीं मिली लेकिन एग्जामिनेशन में आपको यूट्राइन मास लग रहा है। अगर देखो जो हमारा एग्जामिनेशन है ना वो ऐसा होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड की हमें जरूरत ना पड़े, हमारी फील्ड ऐसी है एक्चुअली। सो इफ यू थिंक कि अब ये यूट्राइन मैस है तो आप अपने डीडी को चेंज कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो आ जाता है एग्जाम में जिसमें आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मैच ना करें, लेकिन इफ यू रियली थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम द यूट्रस तो आप कह सकते हो कि मैस है, यूट्राइन मैस है, देन यू कैन थिंक अब ये कौन सा वाला यूट्राइन मैस है, देन यू कैन से ओके इट्स अनलाइकली बट यस इट कैन बी अ फाइब्रॉइड, मे बी sarcoma, or maybe the uterus is so much enlarged, or maybe it's a mass, लेकिन उसमें adnexa clear नहीं मिलते कि if it's an adnexal mass which is attached to the uterus, that's why lower limit was not reachable, या फिर ये कि it was moving with the uterus probably क्योंकि जाके uterus के साथ attach हो गया। लेकिन so your examination and your history should match with each other। अगर ना करें उसको फिर justify करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो एक difficult scenario आपके लिए नहीं एग्जामिनर के लिए भी होता है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आप हिस्ट्री ली उसके अंदर आपको मैथ्स मिला एंड देन योर एग्जामिनेशन शुड आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल गो विद योर हिस्ट्री के उसमें आपको एग्जामिनेशन में भी एडनेक्सल मैथ्स मिला तो आपका डीडी आसान हो जाता है। सो द थिंग इज नॉट दैट कि एग्जामिनर के सामने जो फाइल पड़ी है उसमें पेशेंट का डायग्नोसिस क्या बना हुआ है या उसके अंदर पेशेंट का क्या आया हुआ है। मैटर ये करता है कि आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को लेकर अब डीडी क्या बनाने लगे। थैंक यू डॉक्टर उबा। ठीक है ना, तो वो अगर आपका ऐसा हो भी गया और आपका केस में आपने अपना एडनेक्सल लेके चले हो, मे बी बिकॉज हिस्ट्री वाज सो स्ट्रांग या आपको एग्जामिनेशन में इतनी एफिशिएंसी के पता ही नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली फिर आप हिस्ट्री वाली चीज से डीडी करोगे। पता ये नहीं चल रहा कि ओरिजिन क्या है, बिकॉज लोअर लिमिट में नॉट बी रीचेबल बट एडनेक्सा आर फुल। सो आप कह सकते हो कि अब इसलिए क्योंकि मीनोपॉजल है और आपको मैथ्स की हिस्ट्री है तो आप उसको एज अ डीडी उसके हिसाब से बनाकर चल सकते हो। सो लेकिन असल में अगर फाइब्रॉइड का केस हो या कोई और केस हो तो इट डज नॉट रियली मैटर। लेकिन अगर आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपके डीडी से नहीं मैच कर रहा और आप जबरदस्ती एग्जामिनर को वो बताने की कोशिश कर रहे हो जो उसकी फाइल में लिखा हुआ है तो उन्हें समझ आ जाता है। दे कैन चेंज द केस इंटायरली।
पेशेंट अगर सी सर्विक्स का है, ब्लीडिंग के साथ है, एंड द एग्जामिनर डजंट वांट टू डिस्कस विद यू सी सर्विक्स, दे कैन ऑलवेज गिव यू इन्वेस्टिगेशंस के सर्वाइकल पैथोलॉजी आई नहीं, कोई बायोप्सी पे हाइपरप्लेजिया है, दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। वो तो केस तो सारा एग्जामिनर के माइंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो वहाँ पे फाइलों में लिखा हो वही डिस्कशन हो। इसीलिए तो कहते हैं कभी डायग्नोसिस पूछ के तो एग्जाम में जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना मैडम, मुझे आपसे अपना एग्जाम का केस डिस्कस करना था। जी करें। अभी अब लास्ट टाइम जब एग्जाम था तब वो मुझे केस आया था, तो 19 इयर्स की फीमेल थी, बहुत ही पतली दुबली सी बच्ची सी थी। तो जब मैं एंटर हुई तो मुझे लगा प्राइमरी में केस ना हो ना, गाउन शॉन पहन के बैठी हुई बहुत छोटी सी अच्छा। बच्ची। जब मैंने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की तो शी अनमैरिड। वाज मैरिड फॉर 4। अच्छा। अनमैरिड नहीं थी, मैरिड निकल आई। मैं मैरिड फॉर 4 इयर्स, 19 इयर्स एज। एबॉर्शन हुआ था 4 मंथ्स बैक, अच्छा। और विदाउट एनी असिस्टेंस उसको कंसेप्शन हुई थी आफ्टर 3.5 इयर्स ऑफ द मैरिज। उसकी फर्स्ट मैरिज थी, हस्बैंड की सेकंड मैरिज थी। हस्बैंड का पहले एक बेबी था 7 साल का, और सेपरेशन थी 7 साल से उस बेबी के साथ। ठीक है। तो इसके साथ 4 ईयर से मैरिड थे वो। और अच्छा। अभी रिसेंटली 4 महीने पहले एक अबॉर्शन हुआ, उससे पहले कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो आई आस्क हर कि आपको कंप्लेन क्या है, तो कहती मुझे कमर में दर्द है थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और, तो कहती मुझे बच्चे चाहिए। मैंने कहा ओके मैडम। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सारी हिस्ट्री उसकी फर्टिलिटी पे ले ली, और मेरे जहन से बात निकल गई कि उसका एक अबॉर्शन अभी 4 महीने पहले, क्योंकि वो सारी बता रहे, वो उसका मेजर इशू यही था कि मुझे बच्चे चाहिए। मैंने उसकी सारी फर्टिलिटी का पूछा, हस्बैंड का लिया, सारी उसकी हिस्ट्री ली। तो स्वेटिंग पल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी उसको, गैलेक्टोरिया तो नहीं लेकिन डिस्चार्ज था निकल से ना। और हेडेक की कंप्लेन कर रही थी, और वेट गेन तो नहीं था कोई उसे, और इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी। बाकी सारी चीजें ठीक थी, डिस्चार्ज वगैरह भी था, रेगुलर साइकिल था बिल्कुल। कोई डिस्परोनिया, कोई डिस्परोनिया कुछ भी नहीं था, कोई मैस एब्डोमेन की भी कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं था। ट्यूबरकुलोसिस वगैरह भी सारा कुछ रूल आउट कर दिया। फिर जब पीए किया सारा कुछ ठीक था, सॉफ्ट नॉन टेंडर। फिर जब पहलवी की, तो एग्जामिनर भी आके खड़ी होगी। जब मैंने पीएस किया तो वो देख रही थी, उस टाइम भी कोई डिस्चार्ज नहीं था। फिर मैंने निकाला, फिर मैंने बायोमैनुअल किया तो मुझे फुलनेस लगी राइट साइड पे थोड़ी। फिर मैंने उन्हें वही बताया एग्जामिनेशन जब भी बैठने लगी कि ये इसका नॉर्मल साइज यूट्रस है, राइट साइड पे एडनेक्सम में फुलनेस है, और लेफ्ट साइड इसकी क्लियर है, एब्डोमेन सॉफ्ट नॉन टेंडर है। और इस तरह ही मैंने, लेकिन मैंने गलती शायद ये कि मैंने सारा उनको केस इनफर्टिलिटी वाला ही टेम्पलेट वही मैंने उनको प्रेजेंट किया, जैसे हम शुरू करते हैं कि ये मेरिट फॉर इतने हैं, क्वाइटल फ्रीक्वेंसी इतनी है, और ऐसे करके चल रहे हैं। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन में उनसे LHFSH नहीं मांगा, रेगुलर साइकिल था मेरे जहन से। आपकी वो बात भी निकल गई कि आपने सारा कुछ मांगना है। मैंने बस डे 21 प्रोजेस्टेरॉन मांगा, और मैंने HSG भी नहीं मांगा। और क्या मांगा था, TSH मांगा मैंने, उसका TF T3 T4 मांगे, प्रोलैक्टिन मांगा, और बस यही मांगा, HSG मांगा मैंने। हाँ। तो फिर वो मुझे कहती हैं सारा कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद उन्होंने जब वाइवा स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले ही बात मुझे ये की कि आपको क्या लगता है कि इसको फर्टिलिटी का इशू हो सकता है। मैंने कहा यस, इसको फर्टिलिटी का इशू है, क्योंकि ये 4 साल से मैरिड है, इसने कंसीव नहीं करी। लेकिन अब तो ये अबॉर्शन के साथ, एक दफा अबॉर्शन हो चुका है, अब 4 महीने पहले ये अबॉर्शन हुआ है, तो हाँ। अब इसको क्या प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, इसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था। अब हमें इसको प्रेग्नेंट, मतलब अब हम इसको प्रेगनेंसी के लेवल पे देख सकते हैं। फिर कहती है अच्छा सही है। फिर उन्होंने मुझे जो लेवल्स थी, प्रोलैक्टिन मुझे ज्यादा दिया था। कितना दिया था मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा। आई थिंक 218 नहीं, 30 नैनोग्राम दिया था। 30। 30 अच्छा। नहीं, ज्यादा दिया था उन्होंने। तो फिर साथ ये उन्होंने फिर यही बातें शुरू की कि तुम्हें क्या, मैंने कहा, कहती और कुछ चाहिए होगा। मैंने कहा नहीं। कहती चलो तुम्हें तो नहीं चाहिए, हम तुम्हें खुद दे देते हैं। LHFSS का उन्होंने मुझे रेशियो उल्टा दिया, रिवर्स दिया। तो ठीक है। कहती कि अच्छा, और मुझे उन्होंने फास्टिंग शुगर ज्यादा दी, 130 140 कुछ दी मुझे फास्टिंग शुगर, और साथ में BP मुझे उसका ज्यादा मिल गया था। कहती अब हमें बताओ डायबिटीज, और ये देखो तुम्हारे पास डायबिटीज है, और ये TSH भी उसका उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, हाइपोथायरॉइड की पिक्चर दी। कहती और ये तीनों चीजें किस में हो सकती हैं। तो मैंने कहा मैडम PCOS में, थायराइड, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। कहती तीनों चीजें किसी में हो सकती हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये PCOS में। फिर वो PCOS से वाइवा, वो शायद उनका, वो मेरे मुंह से PCOS सुनना चाह रही थी DD में ना। मैंने PCOS बोला ही नहीं, मैंने हाइपरप्रोलेक्टिन। फुलनेस का क्या हुआ, वो जो आपको एडेनेक्सल फुलनेस मिली? मैम वो फिर सेकंड एग्जामिनर ने उस पर वाइवा लिया था। पहली वाली ने इसमें फंसा के रखा कि DD क्या है। मैंने DD बताई तो मैंने प्रोलैक्टिन लेवल में ज्यादा, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, हाइपोथायरॉइडिज्म बताया, और मैंने नाम ही नहीं लिया PCOS का। तो उन्होंने मुझसे खुद पूछा, फिर मैंने PCOS का नाम लिया। फिर जब सेकंड का स्टार्ट हुआ तो वो मुझे, उन्होंने फिर से DD पूछी, मैंने फिर PCOS भूल के मैंने बाकी सारा बोल दिया।
कहती कि अभी तो तुम्हें क्या लगता है हस्बैंड फैक्टर होगा इसमें। मैंने कहा दीदी हस्बैंड फैक्टर हो सकता है, 7 ईयर से वो पहले मैरिड बच्चा था उसका, अब उसको नहीं हुआ। कहती अभी तो एबॉर्शन हो गया, नहीं हस्बैंड फैक्टर नहीं है। मैंने कहा चले अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा फुलनेस मिली तो वो क्या हो सकती है, मैंने कहा सिस्ट हो सकता है। कह रही फिर उस सिस्ट को क्या करेंगे, तो मैं तुम्हें स्कैन देती हूँ। फिर उन्होंने 2.5 सेंटीमीटर की सिस्ट दूंगी। मैंने कहा उसके फीचर्स बताए तो कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे उस सिस्ट में ना, सारे सिंपल सिस्ट थी, यदि सिंपल छोटी सी सिस्ट है। मैंने कहा ओके मैडम फिर हम इसको फॉलो करेंगे, फिर 1 मंथ के बाद हम दोबारा देख लेंगे। तो मैडम मुझे समझ नहीं आई, मुझे उन्होंने फेल, मतलब मैंने सारे आंसर्स दिए, सारा SHBG का उन्होंने पूछा। मेरी बात तो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। मैडम मुझे पेशेंट समझ नहीं आई कि हुआ क्या था मेरे साथ, मतलब मुझे कंप्लेन भी पेशेंट की समझ नहीं आई। हाँ समझ नहीं आई ना, ये बात गलत होगी। देखो एक चीज सबसे पहले तो ये है कि वो 19 साल की है, बेशक वो मैरिड फॉर 4 इयर्स है, 4 महीने पहले उसका अबॉर्शन हुआ है। उस आप बेशक वो अपने मुंह से कह रही है उसे बच्चा चाहिए, बेशक वो कह रही है, लेकिन अभी तो वो उसने फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी की क्या डेफिनेशन है। प्राइमरी में अगर 2 साल है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, तो सेकेंडरी में तो 3 साल आ जाता है। जी मैम। तो ये तो वहीं पे केस फेल हो गया था जब आपने फर्टिलिटी का पूरा टेम्पलेट बोल दिया और फर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस का। जब पेशेंट ने कंसीव 4 महीने पहले किया है तो क्या तुक बनती थी उसका हस्बैंड सीमेन एनालिसिस मांगने की, क्या तुक बनती थी उसकी HSG मांग। आप सोचो एक मरीज आपके क्लिनिक पे आई है, 8,000 लग जाते हैं अगर आप प्राइवेट जगह से HSG कराओ, 3-4 हजार लग गए हस्बैंड सीमेन एनालिसिस के, 20,000 तो उसके मियाँ की पे नहीं है। 4 महीने पहले उसने कंसीव किया हुआ है, उसकी फाइल पूरी पड़ी है उसकी कंसेप्शन की। सबसे पहले तो उसे यही समझाओ कि तुम्हारा तो FSH की क्या जरूरत है, आपने ओव्यूलेशन देखनी है तो वो तो अभी कंसीव कर रही है, उसे PCO भी है तो वो तो कंसीव कर रही है, होगा PCO, जी छोड़ मैम। दो उस PCO को। 19 साल की लड़की में हाइपरटेंशन, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड देन वो तो थायराइड तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कर दिया कि किसी तरह गलती से पास भी ना हो जाए, बट द थिंग इज कि थायराइड इज नॉट वेरी मच, यू नो, इतना भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है PCO में। ठीक है आपके उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि आपने एटलीस्ट उस सवाल का जवाब दे सके, लेकिन उसमें भी आप कहते हैं कि ये रेयर है कि एक सिनेरियो में उसका आंसर इस तरह होता है। देखो जब एक औखी बात उन्होंने कर दी है तो आप कहो कि 19 ईयर ओल्ड के अंदर हाइपरटेंशन, थायराइड और ये सारी चीजें एक साथ मिलना इज अनलाइकली। एंड व्हेन दे आर गिविंग यू पैथोलॉजिकल थायराइड रिपोर्ट, जो भी TSH उन्होंने आपको ज्यादा दे दिया, जो भी दे दिया, तो आप बोलो कि इसकी से तो हिस्ट्री रिलेट ही नहीं करती इसके TSH से, मैं ट्रीट कराऊंगी, अड़ जाओ। मतलब आप ये तो देखो ना कि थायराइड हुआ क्यों। अब वहां पे वो कमर दर्द के साथ बैठी है सिर्फ। इस वक्त आपने मरीज को देखो, एक मरीज होती है, आपको मिलेंगे अपनी जिंदगी में ऐसे पेशेंट्स, डेफिनेटली मिलेंगे। आप हैरान रह जाते हो उस मरीज पे, वो आती है बार बार कहती है मुझे HMB है। वो मरीज एग्जाम में भी ऐसा मरीज आता है, आई एम टेलिंग यू, और उसमें मोस्टली लोग जिस तरह आपको इस मरीज की प्रेजेंटिंग, ये सारा आपका सिनेरियो शायद मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट नहीं था, ये सिनेरियो था पिकिंग द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ दिस पेशेंट। पेशेंट मैम बार मुझे बार फिर आती बाद है, में मैं बताती हूँ, एक वही मिनट। मुझे, मैंने उनके सारे, उन्होंने सारी थ्योरी पे सारे जवाब मैंने दे दिए, मुझे लगा थ्योरी की पास हो बात ही जाएगा। नहीं, दे वर मेकिंग फन थ्रू आउट, दे वर मेकिंग फन। जब बात आपने सब फर्टिलिटी एंड वांटेड टू कंसीव से स्टार्ट कर दी और हिस्ट्री स्टार्ट वहां से कर दी, उसके बाद से वो सिर्फ आपका आधा घंटा गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि आपको पता ही नहीं लगा मरीज आया क्यों आपके पास। मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, ऐसा पेशेंट एग्जाम में जरूर आता है, ये आपका बड़ा अनोखा सिनेरियो था कि पेशेंट फर्टिलिटी फर्टिलिटी कही जा रही है, मरीज बार बार आती है मुझे HMB है, मुझे HMB है। आपने देखना है कि क्या वाकई HMB है, वो कैसे देखना है। क्यों हम इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, यहाँ तक कि हम ये भी पूछते हैं कि अपना साइज ऑफ क्लॉट बताओ पैसेज का। आप लोग इंशाल्लाह विद टाइम वी विल एक्सपीरियंस कि यू रियली हैव टू फाइंड आउट कि इस मरीज में कोई मसला भी है कि नहीं। एंड आई नो एग्जाम में ऐसा मरीज जरूर बैठा होता है जो कि HMB होता नहीं है, लेकिन उसके मुंह पे एक ही रट लगी होती है कि मुझे HMB है, मुझे HMB है। आप लेकिन जब आप उससे हिस्ट्री पूछोगे तो वो कहेगी कि 2 to 3 पैड्स पर डे मैं सोक करती हूँ, क्लॉट्स निकलते हैं, कहेगी हाँ, पूछोगे डिटेल तो वो क्लॉट भी नहीं होते। उसके अलावा
फिर आप अच्छा चलो अगर HMB है तो आप उसको जब एग्जामिन करोगे देयर इज नो अनीमिया एंड शी इज नॉट ऑन एनी सप्लीमेंट्स एज वेल, वो कोई आयरन वगैरह भी नहीं ले रही, ऐसी पेशेंट जो HMB के साथ आ रही है लेकिन वो अनीमिक नहीं है विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, तो वो HMB नहीं है। आप वहाँ जो आप इसमें आपने मरीज की साइकोलॉजी को ठीक करना है। पेशेंट आती है, मैंने खुद पर्सनली देखे, आप भी रियलाइज करोगे जब इंशाल्लाह आप, सॉरी प्लीज म्यूट कर दो आप लोग अपने माइक्स को, आप लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे। मैं आई हैव आल्सो सीन सच पेशेंट जो आके कहती रहती है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, नहीं खत्म हो रही, बट शी इज नॉट पेल। यार अच्छा 6 महीनों से एक पेशेंट को ठीक है पीरियड्स भी आ रहे हैं, बट देन शी इज हैविंग नॉन स्टॉप स्पॉटिंग विदाउट एनी आयरन, शी व्हाई इज शी नॉट पेल? आपने उसको देखना है उस वक्त के, अच्छा ब्लीडिंग जब आपको स्पॉटिंग हो रही हो उन दिनों में मेरे पास आए, आई विल चेक योर पैड, आई विल डू दिस, उसकी सारी रिपोर्टें ठीक आ रही हैं। मसला के सूडो प्रेगनेंसी का केस होता है, मरीज बार बार आती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा चेक करें, मुझे बेबी की मूव, बेचारे ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। आपने मरीज को पहले तो असेस करना है कि इशू है भी कि नहीं। अगर वो अबॉर्शन फॉर 4 मंथ है, कमर दर्द के साथ आई है, तो पहले तो उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लो उसकी अबॉर्शन की, कि क्या उसमें DNC हुई थी, कहाँ से DNC कराई थी, कुछ सेप्टिक तो नहीं हो गया था, कहीं अंदर वो एब्सेस तो मैंने नहीं बन लिखा गया। है। लेकिन सब फर्टिलिटी की नहीं हिस्ट्री, वो इसमें नाम ही मैं नहीं लेना पेन को चाहिए। भूल गई मैम, तो इसमें बैक पैक कहा ना, मुझे उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शायद बनाना चाहिए था, मैं उसको भूल गई टोटली। मैं आपको चली गई फर्टिलिटी फर्टिलिटी का, पे। वो मरीज बेचारी, अच्छा ऐसे भी होते हैं पेशेंट्स, इसके अलावा इससे ऑपोजिट सिनेरियो भी बताती हूँ कि मरीज आ रही है किसी और मसले से, फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रही है इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, अब वो मैरिड फॉर 8 years है से, नली पैरस है, वो आई है आपके पास इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, आप उसके पीछे पड़ गए फर्टिलिटी के, वो कही जा रही है मुझे फर्टिलिटी का मसला नहीं है डॉक्टर साहब मेरी ब्लीडिंग को देखें। आपने वहां पे क्लियर करना है कि क्या वाकई फर्टिलिटी का मसला है या नहीं। ये भी एक रेयर केस होता है, लेकिन ऐसा भी मरीज होता है जो कहता है कि मेरी जान छोड़ दे फर्टिलिटी की, मेरी ब्लीडिंग देखें, मैंने नहीं अभी फर्टिलिटी को करना, आई एम मोर कंसर्न विद माई ब्लीडिंग। आप उसे कंफर्म करते हो कि आर यू रियली श्योर, बिकॉज मे बी आई नीड टू गिव यू सम मेडिसिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो, तो आर यू रियली श्योर कि यू आर नॉट कंसर्न विद फर्टिलिटी एट द मोमेंट? इफ शी सेज yes I am not concerned with the fertility, my priority is bleeding, deal with my bleeding first, then forget about fertility. Don't take the whole complete history of fertility. If patient is saying कि मैं नहीं हूँ अभी फिलहाल कंसर्न, मेरी ब्लीडिंग को देखें, इधर आप फर्टिलिटी की हिस्ट्री ले रहे हो, उधर आप कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस कर रहे हो, तो दैट्स रियली फनी। तो आपने इसकी जो हिस्ट्री है ना, और ये केस आपको उसी टाइम पे फेल हो गया था जब आपने उसकी फर्टिलिटी की हिस्ट्री लेने बैठ गई, 4 महीने पहले उसने कंसीव किया, तो उसका उसका क्या तुक बनती है हस्बैंड से मैम भी? लेकिन वो बार बार यही कह रही थी, इवन जब वाइवा खत्म हो गया बेल बज गई तभी उसने मुझे कहा बाजी मैं 2 दिन से आ रही हूँ, मुझे ओपीडी से वापस भेज देते, मुझे अंडे बनाने वाली मेडिसिन दें, मुझे मेडिसिन देंगे ना। मतलब वो तो आप पता नहीं बताओ मतलब। देंगे या नहीं देंगे? इन दिस केस यू नीड टू सिट विद द पेशेंट एंड डिस्कस विद हर कि तुम नेचुरली करो, ओव्यूलेशन इंडक्शन के क्या नुकसान आते हैं क्या नहीं है, और शी इज ओनली 19 years old। आप कहो कि अब फर्टिलिटी इज नो मोर अ प्रॉब्लम फॉर हर, बिकॉज उसने की तो एक अबॉर्शन हुई है 4 महीने पहले, 4 महीने के बाद 2 महीने तो लेकिन उसके वो पेशेंट निकाल बार दो बार जब एंड कह रही कि मैं आई फर्टिलिटी के लिए हूँ, तो फिर उस टाइम कैंडिडेट का दिमाग इतना किस तरह से काम मतलब कर सकता है, वो मुझे बार बार इट्स उसने नॉट 6-7 अबाउट दफा। एग्जाम, नहीं सबा, इट इज नॉट अबाउट एग्जाम। ये जो एग्जाम है ना, ये एक सिर्फ स्टेप है जिसके बाद आप एक अथॉरिटी बन जाओगे, राइट? यू विल बी सिटिंग इन एन ओपीडी। आपका ये दिमाग की बात नहीं है, आप एक ऐसी पोजीशन आपको मिल जाएगी कि आपको रात के 2 बजे सोते हुए भी फोन आए, तो यू शुड बी सेंसिबल इनफ टू एडवाइस। और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप उस मरीज को कहीं और रेफर करो, बिकॉज आपके पास अब वो रेफर होके आई है। लेकिन अगर आप भी ये हरकत करोगे तो यू डोंट डिजर्व टू बी इन दैट पोजीशन, सीधी सी बात है। जी मैम एक सही कह रही गरीब लड़की को 19 साल की उम्र को FSH, LH, हिस्टेरोसेल्पिंग, ये तो आई एम सॉरी, ये तो फिर वाकई बड़ी ज्यादती हो गई थी। इफ दे आर गिविंग यू सिनेरियो कि भाई हाइपरटेंशन और थायराइड और एक्सेट्रा एक साथ कहाँ मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन फर्स्ट गिव देम अ लॉजिक। मैं बता रही हूँ दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ योर थ्योरी, दे डोंट, इट इज नॉट एन MCQ, it is just your attitude towards that question। आपको it is very unlikely in a 19-year-old girl, I know she is not hypertensive,
और इट इज वेरी अनलाइकली कि आपको एक बंदे में सब कुछ मिल जाए। अगर मिल जाए तो यस इट कैन अकर इन पीसीओ, इवन इन पीसीओ इट इज वेरी लेस लाइकली कि आपको थायराइड और ये चीजें मिले। जी मैम, और उसका बीएमआई बिल्कुल कम था, बिल्कुल पतली दुबली सो सी बच्ची सी थी, उसमें तो उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको टाइप इतना भी नहीं हुआ घुमाया, था। इतना आपको घुमाया कि उन्होंने कहीं से भी आपको वो किया कि कहीं गलती से भी कोई अच्छा जवाब ना दे दे तो पास ना करना पड़ जाए। सो उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि इट वाज द होल वाइवा एंड द होल सिनेरियो वाज कि हाउ आर यू गोइंग टू पिक द केस। तो आपने ये भी रियलाइज करना है कि क्या मेरे मरीज को मसला है। और ये एचएमबी वाला सिनेरियो तो बहुत ही कॉमन है कि आपने ये रियलाइज करना है कि क्या वाकई उसे एचएमबी है, क्योंकि एक एक मरीज जो एचएमबी के साथ आई है, बेशक वो कह भी रही हो, कई दफा पेशेंट जैसे मैंने कहा मरीज आई जा रही है, रोज आती है, 6 महीनों से आ रही है, मेरी ब्लीडिंग नहीं खत्म हो रही है, आपने उसे प्राइमलेट भी ट्राई कर लिया, आपने उसे गैस भी दे दिया, आपने उसे हर चीज दे दी, कि ये लेते हुए भी इसकी ब्लीडिंग खत्म नहीं हो रही, तो देर इज समथिंग रॉन्ग। बट जब आप कहोगे कि स्पॉटिंग के डेज में मेरे पास आओ पैड रख के, आई वॉन्ट टू सी दैट स्पॉटिंग, जिसको तुम स्पॉटिंग कह रही हो, उसे घंटा अपने क्लिनिक के पास चाहे बिठा दो एंड चेक द पैड और एक्सेट्रा, किसी तरह तो रूल आउट करना, एंड देन यू फाइनली रियलाइज कि स्पॉटिंग तो है ही नहीं। जी ठीक है मैम, ना। अब तो आप यू हैव टू ट्रीट योर पेशेंट जिस तरीके से, ये तो खैर बहुत ही रेयर वाली बात मैंने बताई है स्पॉटिंग स्पॉटिंग वाली, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस सच पेशेंट। लेकिन ऐसे में आपको कई दफा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी चाहिए होती है। इसी तरह जो पेशेंट सूडो प्रेगनेंसी उसको है नहीं बेचारी को, नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे ट्विन्स हैं, मेरे ट्रिपलेट्स, अच्छा अनफॉर्चुनेटली पेरिफेरी में अगर कोई डॉक्टर बैठा हो पेशेंट के प्रेशर में आकर उसने लिखा भी होता है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि वो मरीज रेफर होके आई है आपके पास, अब आप उसे कहीं और रेफर नहीं कर सकते, किधर रेफर करोगे और किसके पास भेजोगे? यू कैन नॉट रेफर हर टू अ जीपी ऑब्वियसली। तो आप ही ना तो देखना है कि क्या ये मसला उसको है भी कि नहीं। तो एचएमबी में अगर वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कही जा रही है बट शी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन, आपको एचबी एग्जामिनर 12 दे रहे हैं, यू नो क्लिनिकली शी इज ओके, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या हो गया। इसी तरह थायराइड में अगर आपको हिस्ट्री में कुछ मिला ही नहीं और आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट भी नहीं मांगा, लेकिन वो आपको फिर भी ज्यादा दे रहे हैं, तो आपको क्या वुड लाइक टू रीचेक इन हर। मुझे तो नहीं लगता इतनी पतली लो बीएमआई की पेशेंट हाइपोथायराइड कैसे हो गई। जी मैम, कॉमन सेंस। जी मैम, ठीक कॉमन है। सेंस से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिकल अप्रोच है। सो और दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन, क्यों इस तरह का अजीब सा वाइवा और सिनेरियो और अजीब सा वहाँ हो रहा होता है एग्जाम का, इसलिए बनाया है कि इन सब चीजों में आपका माइंड सही चलेगा तो आप कल को मरीजों को सही डील करोगे ना। सो इट्स नॉट अबाउट एग्जाम, इट्स अबाउट योर डीलिंग विद द पेशेंट। ठीक है ना। जी मैम, ठीक है। तो ये भी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इस तरह से किया, क्योंकि जरूरी नहीं वहाँ हर मरीज जो बैठा हुआ है वो आ, किसी मसले से ही बैठा है, आपने आपने यही तो देखना है कि उसका क्या मसला है और मैम क्या नहीं। आजकल तो बहुत बहुत रैंडमली बिठा देते हैं, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था। जब मैं वाइवा देकर आई, मैं तो सारे जवाब देकर आई थी और बड़ी खुश भी बैठी थी। अब मुझे नहीं वो पता था खुश कि वो इसमें इसलिए थी कि खुश है। हमारा तो काम आसान हो गया। हाँ जी। तो डॉक्टर लेकिन मुझे अरीबा बाद में आपकी फिर हुआ कि टिप्स मैंने तुमको बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। चलो नहीं, डॉक्टर आई नो अरीबा आपकी वहाँ हो टिप्स आर रहा है ऑसम। साथ। क्या हुआ ज़ुनैरा? ये आपकी बातें ऑसम है, ऑसम। अच्छा चलो, आपकी थैंक यू टिप्स और आपकी ज़ुनैरा। सारी बातें माशाल्लाह। नहीं नहीं थैंक यू। और ये किसी ने आमना ने क्वेश्चन किया, आप क्या को कैसे लेकर चलेंगे फिर, हाँ ऐसे पेशेंट को कैसे लेकर चलेंगे, गुड। ऐसे पेशेंट को इस तरह से चलेंगे कि आप उसे कहोगे कि उसकी पहले तो सारी बैक एक को रूल आउट करोगे एंड देन यू फाउंड अ फुलनेस। अच्छा इस चीज में सबा अगर उन्होंने आपको सिस्ट दे दी 2 सेंटीमीटर की, तो हो सकता है वो मिड साइकिल का कोई फॉलिकल हो सकता है ये मिड साइकिल पेन थी। आपने उसने उसने दो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपको बोली है, एक बोली है शी वांट्स टू कंसीव, इट्स नॉट लाइक दैट शी इज अनएबल टू कंसीव, उसका है कि शी वांट्स टू कंसीव। दूसरा उसने आपसे कहा है कि उसे बैक एक है, लोअर बैक एक। वांट्स टू कंसीव को तो आपने कुछ नहीं करना ना, आपने कह दिया उसकी आपने उसकी अबॉर्शन की हिस्ट्री लेनी है, फर्टिलिटी की तो हिस्ट्री सिरे से लेनी ही नहीं। हाँ ये आप जरूर पूछ लो कि अब अगले साल में मियाँ आपके साथ ही रहेंगे या वो चाहने वाले हैं या क्या, अगर तो मियाँ ने चले जाना है कोई 2 सालों के लिए आगे या इवन फॉर अ ईयर, लेकिन उसके पास 2 महीने, फिर हम कंसिडर कर सकते हैं रिलेशन इंडक्शन। बट इफ हर हस्बैंड इज गोइंग टू लिव विद हर फॉर द नेक्स्ट 2 years ऑल्सो और वो सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर आपने उसको फर्टिलिटी को तो एक साइड पे कर दो, आपने उसकी बैक एक को लेके चलना है। बैक एक लोअर बैक एक को पूरा एलैबोरेट करना है, क्या ये डिस्मेनोरिया है, क्या ये एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड है, क्या ये जो अबॉर्शन हुई है उसमें कहीं खुदा ना खास्ता कोई आगे से टीओमैस वगैरह तो नहीं बन गया या कुछ इस तरह से।
वो वाली सारी डीडी बना के आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है. देन यू विल एग्जामिन हर. इफ यू फाइंड फुलनेस बट देयर इज नो टेंडरनेस, देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक जिसे कहते हैं ना मोबिलिटी या कोई ऐसी चीज वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इट्स नॉट योर मैथ्स. फिर इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको सारा कुछ नॉर्मल मिल रहा है, उसका स्कैन नॉर्मल मिल रहा है, उसका यूरिन की रिपोर्ट नॉर्मल मिल रही है, उसको विटामिन डी का टेस्ट नॉर्मल मिल रहा है, और ना उसको कोई गट के प्रॉब्लम है हिस्ट्री में, then you can simply take her as कि it may be a mid-cycle pain, it may be a postural musculoskeletal pain, right? So make the commonest diagnosis और बस उसको, और basically she is a patient of good counseling जो कि उसको काउंसल करे कि बार बार क्यों वो ओपीडी में आ रही है. उसे एक बिठा के अच्छी काउंसलिंग करने की जरूरत है. टेलिंग हर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम ओव्यूलेशन इंडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो और फिर ये श्योर करना कि अबॉर्शन के कॉजेज के बाद पेशेंट के माइंड में यही होता है कि वो अबॉर्शन क्यों हो गया और वो सब, तो वो सारा उसको एक्सप्लेन करना कि देयर मे बी मेनी कॉजेज और लेट्स सी नेक्स्ट टाइम में और उसका आप क्या क्या कर सकते हो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, और उसको फर्टिलिटी डे समझा के आप भेज दो विद द फॉलिक एसिड सप्लीमेंट. जी मैम. ठीक और है मैम दूसरा एग्जामिनर्स के पास फाइंडिंग लिखी हुई भी होती है ना, तो मुझे ऐसे भी फील हुआ कि उन्हें ऐसा लगा है कि मुझे पेशेंट पहले से पता है, क्योंकि जब मैंने वो फुलनेस फील कर ली, उन्होंने 2-3 दफा मुझसे पूछा लगी है फुलनेस, आपको लगी है? मैंने कहा हाँ जी है. और वो सिर्फ जरा सी थी, फुलनेस मिलनी नहीं चाहिए थी, अब पता नहीं कैसे मिल गई. पता एग्जामिनेशन मेरा अच्छा हो गया था चेक कर करके, तो मुझे मिल गई. तो उसको डाउट में भी थी कि शायद मैंने देखा हुआ है पेशेंट पहले से. हो सकता है. अच्छा अब अगर आपको फुलनेस मिल गई ना, देखो अगर आपको मैडम एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग फुलनेस देख मिल लिए तो भी गई, एग्जामिनर्स माइंड कर सकते हैं. अगर आपको फुलनेस हाँ जी मैम. एग्जामिनेशन पे मिल गई है, अव्वल तो अगर वो अल्ट्रासाउंड पे 2 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो उसकी फुलनेस नहीं होनी चाहिए. बट इफ यू थिंक कि फुलनेस थी, तो फिर जब आपने इन्वेस्टिगेशंस मांगी है ना और लोअर बैक एक है, तो आपने जब इन्वेस्टिगेशंस मांगी है तो आप उसे कहोगे कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. वो आपसे कहेंगे कि क्या अल्ट्रासाउंड पे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं जिसके ऊपर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस मांगी है. देन यू विल से दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी देयर इज अ सिस्ट इन दैट पेशेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो या कुछ ऐसा हो. तो आप उसे कह सकते हो कि मे बी देयर इज अ सिस्ट और इस वजह से मैं इसका, बट इफ देयर इज एन ओवेरियन सिस्ट तो फिर मैं फर्दर उसका देखूंगी कि क्या उसका नेचर कैसा है, और फिर नेचर पे डिपेंड करता है कि मुझे उसके ट्यूमर मार्कर्स चाहिए या मुझे इसकी फर्दर क्या मैनेजमेंट करनी है, बिकॉज आई फाउंड फुलनेस इन हर एडिनेक्सा. सो तब आप बात कर सकते हो. बट अल्ट्रासाउंड पे तो उन्होंने आपको वैसे कुछ नहीं दिया. 2 centimeters is a normal cyst. You don't, according to RCG guideline, you don't even need to follow it. 2 centimeters simple cyst in a 19-year-old girl मैम is मैंने probably तो a उसको follicle. कोई फॉलो भी नहीं किया था. हाँ जी. So मैडम probably फिर it's a आप आगे follicle. कैसे एडवाइस करेंगे, मतलब अब जिस तरह की मैंने ये पागलों वाली हरकत की है, तो अब मुझे किस कोई तरह बात आगे नहीं, प्रिपरेशन किस तरह ऐसे करनी चाहिए? सीखते हैं. प्रिपरेशन ऐसे करो कि आपका ना वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड है. यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स. देखो हमारे जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है ना, वही 6-8 गायनी के 10-15 ऑप्स के डायग्नोसिस है. गायनी में आपने डायग्नोसिस, आपने ये देखो, आपने स्टिक यू हैव, आपने अपने अंदाजों में या हवाओं की बातें वहां नहीं करनी. आपने अपनी किताबों, डेफिनेशंस, गाइडलाइंस पे स्टिक रहना है. If your guideline says कि 2 years primary subfertility है, ये 3 years secondary subfertility है, या if your guideline says कि इतने सेंटीमीटर, आप उसका रेफरेंस दो. आपको कि 19-year-old 2 सेंटीमीटर सिंपल सिस्ट, मैं इसका ये करूंगी ये नहीं करूंगी. बी वेरी श्योर पीसीओ क्या है क्या नहीं है. यू शुड बी वेरी मच श्योर. आप वहीं पे बोलो कि पीसीओ में थायराइड होके यस होता है, बट not like in more than 50% cases. It's in 11% वैसे रेट है. वेरी फ्रैंकली पीसीओ विद फाइब्रॉइड इज मैक्सिमम, मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, उसकी परसेंटेज इज नॉट मोर देन 11%. बेशक चेक भी कर लेना. सो विच इज नॉट वेरी कॉमन एक्चुअली. हम इतने हजार कितने, हर नेक्स्ट पेशेंट इज पीसीओ पेशेंट. इज शी हैविंग थायराइड डिजीज? नो. सो सेकेंड, फिर आप ये फिर पीसीओ की डेफिनेशन को देखो ना. देयर इज नो वेट गेन, देयर इज नो, पीसीओ कहाँ से आ गया. आप उनसे एग्री ना करो कि मेक द एग्जामिनर नो दैट हाउ रॉन्ग शी इज टॉकिंग. दैट्स व्हाट दे वांट टू लिसन. वो उस वक्त बेशक माइंड कर रहे हो, लेकिन वो बड़े इंप्रेस होते हैं इस बात से जब आप इतने श्योर हो अपने बारे में कि आप उनको एग्जैक्टली बताओ कि व्हाट आर यू टॉकिंग, लाइक हाउ कैन यू गिव मी अ रॉन्ग टीएसएच टू मी, जबकि मुझे पता है योर
your clinical approach towards patient should be so good that you should not wait for the investigations or ultrasound in your clinic. When you're sitting in a clinic, आपको इन्वेस्टिगेशंस और आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आपकी क्लिनिकल अप्रोच से 90% यू शुड बी श्योर कि मेरा मरीज क्या है और क्या नहीं है. हाँ, यस, टू बी 100% श्योर आई नीड इन्वेस्टिगेशन, बट मोर देन 90% यू शुड, जब आप उसे फेस करो क्लिनिक पे बैठ के, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि अब आप क्या फेस कर रहे हो, राइट. सो आप इस तरह हवाओं में वहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते. अच्छा 2 सेंटीमीटर सिस्ट है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे मंथ के बाद फिर क्यों कराओगी अल्ट्रासाउंड. ये तो फॉलिकल था उसका. एक स्कैन कराने में अगर आप प्राइवेट में बैठो तो 3 से 5 हजार उसका स्कैन पे लगेगा. गवर्नमेंट में बैठोगे, वो बेचारे अल्ट्रासाउंड वाले जो 70 स्कैन एक ओपीडी में बैठ के एक बंदा कर रहा है, उसके वो क्या ये उनमें से 25 स्कैन इस किस्म के मरीजों का वो कर रहा है कि जिसको जरूरत ही नहीं. तो दिस इज रॉन्ग ना. रॉन्ग यूज ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. सो ये चीज आपकी तब है जब आपने स्टिक हवाओं में बात नहीं करनी है. आपने स्टिक रहना टू योर गाइडलाइंस, टू योर बुक, टू योर नॉलेज, जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों में माशाल्लाह है, बिकॉज आप सारे वहां पे हर चीज पास करके बैठे हुए. सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है. और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड फ्रैंकली आता है जितना ज्यादा आपस में प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, जितने ज्यादा वायदे दोगे, जितना किताबें या घर बैठ के नहीं आता. आप सारों को मिलके जब तक आप तैयारी 2-2 लोग एक दूसरे को सुनाएं, जितना बड़ा ग्रुप है बार बार सुनाओ, एक दूसरे का वाइबा लो, उसी से आपको ना बोलने की प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है. ठीक है ना. वेलकम. सो वाइबा सारा है इस चीज का. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी. डॉक्टर मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे हम कह रहे हैं कि सब फर्टिलिटी में हम सिर्फ प्रोलैक्टिन लेवल भी करा रहे हैं, सिर्फ PSH भी करा रहे हैं और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी है. अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा आ रहा है और उसकी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी या प्रोलॉन्ग साइकिल नहीं भी करा, क्या हम उसको ट्रीट करते हैं? देखो, जब प्रोलैक्टिन लेवल आपका ज्यादा आएगा ना, उसमें पहले आपने रूल आउट करना है कि उसकी कॉज तो नहीं कोई, बिकॉज देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो प्रोलैक्टिन ज्यादा करती हैं. वेरी कॉमन मेडिसिन आल्सो, इवन मोटेलियम और इसी तरह थायराइड की. एंड देन द थायराइड इज आल्सो रिलेटेड विद हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया. सो ये 2-3 चीजें वैसे लिंक भी करती हैं आपस में. प्रोलैक्टिन को ट्रीट करने के लिए there is a limit. अब 30 is not very high prolactin level actually. अगर 25 is a normal range तो 30 तक तो आ ही जाता है. And then very mildly raised prolactin level is otherwise seen in PCO also. So आपको ये देखना है तो सिम्टोमेटिक है कि नहीं, दूसरा ये कि उसका लेवल क्या है, तीसरा ये कि क्या ये प्रोलैक्टिनोमा तो नहीं बन गया पिट्यूटरी का. फिर उसकी और ट्रीटमेंट हो जाएगी. और मतलब उसका फिर आपने जिस तरह हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की पूरी ट्रीटमेंट वैसे मेरा ख्याल है ड्यू हर्ट्स में तो बहुत ही अच्छी दी हुई है और बड़ी प्रिसाइज है, वो काफ़ी है. एट टाइम्स यू डू नीड टू ट्रीट प्रोलैक्टिन एज वेल. तो मैम इसका मकसद ये हुआ कि अगर कोई अदर काज नहीं मिल रहा और पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो हम नहीं देंगे ना ट्रीटमेंट उसको? नहीं. और मैम कट ऑफ अगर हाँ, और मैम अगर सिम्टोमेटिक होती है तो कितने कट ऑफ पे हम दे देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं? अगर तो सिम्टोमेटिक है, उसे गैलेक्टोरिया है या उसे कुछ है इस तरह का मसला विद हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, तो फिर आप उसको विद ड्यू टू सिम्टम आप उसको दोगे. अच्छा, उसके लिए कट ऑफ नहीं है? हाँ नहीं, लेकिन ये कि अदरवाइज अगर सिम्टोमेटिक नहीं है बट देयर इज हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, फिर उसके अंदर तो जो कट ऑफ वैल्यूज दी हुई है बुक के अंदर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीटमेंट. फिर यू नीड टू डिसाइड कि इफ इट इज प्रोलैक्टिनोमा या कुछ इस तरह का ट्यूमर है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके भी ट्रीट किया जा सकता है, वरना अदरवाइज आप उसको विद सिम्टम तो ट्रीट करोगे. ठीक है. जैसे कि मैम PCO के साथ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का होता है, उसमें तो PCO ट्रीट करोगे ना, उसमें तो आप प्रोलैक्टिनेमिया को तो नहीं ट्रीट करोगे, उसमें तो माइल्डली रेज्ड होता है. वरना तो आई रिमेम्बर, देख लेना बुक में एग्जैक्टली कि 100 इज आई थिंक द लिमिट, के उसके बाद आप उसको इन्वेस्टिगेट फर्दर करके और वो करते हो. तो ये क्या कहते हैं, PCO में तो हार्डली ज्यादा से ज्यादा भी हुआ तो 50 तक हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम मैडम. अस्सलाम वालेकुम जी. साइमा मैम, एक पेशेंट है, अगर प्रीवियस 2 है 36 वीक्स पे, उसको अगर एक्सेसिव फीटल मूवमेंट हो रही है 36 वीक्स प्रीवियस अच्छा, ठीक है. सेक्शन,
जी उसको अगर एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स हो रही हैं तो क्या ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है या हम उसको किस तरह मॉनिटर करेंगे? और देखो 38 पे उसका सेक्शन होना है। हाँ नहीं वो तो एक अलग बहस है कि कितने वीक्स पे उसका सिजेरियन होना है, बट द थिंग इज कि अगर 36 वीक्स पे, वैसे वेरी फ्रैंकली जितनी भी गाइडलाइन है उसमें डिक्रीज मूवमेंट की वो गाइडलाइन है, एक्सेसिव की है नहीं। सो 36 वीक्स पे आप ब्रैक्सन हिक्स को मूवमेंट से कंफ्यूज नहीं कर सकते। अगर वो एक्सेसिव मूवमेंट कह रही है तो वो मूवमेंट ही है, बिकॉज ब्रैक्सन हिक्स तो कोई और चीज है ना। ब्रैक्सन हिक्स में तो टाइटनिंग होगी और जिस तरह की इंटरवल्स वो बताएगी सो वो ब्रैक्सन हिक्स होगी। एक्सेसिव मूवमेंट वैसे जो नॉर्मली कहा जाता है बहुत एक्सेसिव मूवमेंट को भी इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, स्पेशली एट दिस टाइम। उसमें अगर आप बायोफिजिकल करा लो और सीटीजी करा लो तो उसमें हर्ज नहीं होता, बिकॉज 32 के बाद जनरली मूवमेंट थोड़ी सी डिक्रीजिंग पैटर्न होता है, एकदम से उसके बीच में अगर एक्सेसिव हो जाए तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। However, yes, decrease movement 36 के बाद पेशेंट 2 दफा भी डिक्रीज मूवमेंट के बाद आ जाए तो यू कैन डिसाइड। और बाकी है कि प्रीवियस सिजेरियन वाले को अब बेहतर होता है कि 39 वीक्स पे करें। थैंक यू मैम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, आप कर लो क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में और केस आप लोग बता दो। और चलो शुक्र है वो हमारी डॉक्टर साहबा ने टाइमली बता दिया हुआ था इमरान भाई को, लेकिन ये है कि कोशिश करो कि फिर मिस ना करो क्लास। जी आप कौन क्वेश्चन कर रहे हैं? आप तक करिए। जी जी मैम। हाँ मैम जी। मैंने बस ये पूछना है कि एक यूट्राइन यूवी प्रोलैप्स के साथ पेशेंट आते हैं, उनके साथ सिस्टोसील और रेक्टोसील मतलब मोस्टली होती है, सिस्टोसील तो लाजमी होती है। तो हाँ मैम अगर पेशेंट को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना हो, मतलब इनकॉन्टिनेंस की, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ना कंप्लेन करे, बस सिस्टोसील हो, हम सिर्फ वीएच करेंगे या साथ में केली स्टिच भी लगाएंगे नहीं? देखो मेरी बात सुनो, केली स्टिच एक और चीज है, इंटीरियर रिपेयर और मतलब केली स्टिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंटीरियर रिपेयर, अदरवाइज देयर इज इंटीरियर रिपेयर, देयर इज पोस्टीरियर रिपेयर। यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स होगा तो उसमें ये नहीं होता कि सिस्टोसील तो होगी ही, उसके अंदर सिस्टोसील जरूर होगी और रेक्टोसील भी होगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ यूट्राइन प्रोलैप्स विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स। सो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स का कंप्लीट मतलब ये है कि यूट्रस भी प्रोलैप्स करिए और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ वेजाइना और आल्सो प्रोलैप्स। सो इसकी जब आप वीएच करोगे तो आप एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करोगे। इफ शी हैज गॉट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देन यू विल ऑफर केली सुचर विद एंटीरियर रिपेयर। और मैम अगर मतलब स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं है पेशेंट को, तो तब हम नहीं एंटीरियर लगाएंगे? सिस्टोसील रिपेयर करोगे खाली। ओके। और मैम मैंने बस दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये बता दें कि जैसे पेशेंट है एंडोमेट्रियल सीए के साथ है, तो अगर वो स्टेज 1A है या 1B है, तो मैम जैसे 1A में तो सिर्फ हम THBSO करते हैं और 1B से ऑनवर्ड तो फिर हम स्टेजिंग लेप्रोटमी बोलते हैं। तो मैम हमने वर्ड क्या बोलना है 1A और 1B में? स्टेजिंग लेप्रोटमी बोलना है स्टेजिंग लेप्रोटमी सब में? जी ठीक। क्योंकि देखो बेशक 1A भी आए उसके अंदर भी यू विल टेक द ऑल द बायोप्सीज, राइट? क्योंकि आपकी एक तो थैंक यू मैम। स्टेज हो गई डीएनसी के बाद वो वाली हिस्टोपैथोलॉजिकल, बट देन देयर इज गोइंग टू बी सर्जिकल स्टेजिंग एज वेल। सो इट्स बेटर इफ यू डू द मेंटल बायोप्सी एंड ऑल द अदर बायोप्सीज। थैंक यू मैम, थैंक यू यू सो मच। वेलकम, यू वेलकम। चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात होगी। अब इंशाल्लाह मैं तो खैर रेगुलर ही क्लासेस लूँगी सभी, अब इंशाल्लाह हमारी सारी रेगुलर क्लासेस ही होंगी। सैटरडे के लिए मुझे बता देना डॉक्टर यूसुफ को जिसने प्रेजेंट करना हो, डॉक्टर शनाज को, ठीक है? इमरान शफी को बल्कि आप लोग ज़रूर कर दिया करो मैसेज।